students, good afternoon everyone. So today we are going to start another topic under ray optics heading. आपने अभी तक रे ऑप्टिक्स में पढ़ा मिरर्स के बारे में. मिरर्स में आपने प्लेन मिरर्स पढ़े, कनकेव मिरर पढ़ा, कन्वेक्स मिरर पढ़ा, यानी कि पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जो है वो पढ़े. राइट, मिरर फॉर्मूला पढ़ा, अलग अलग से मैग्निफिकेशंस की, बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने टेस्ट दिया, अच्छा कंटेंट तैयार हो गया. Now today we are going to proceed towards the new topic under ray optics, which is very important, rather you can say heart of the ray optics, that is refraction of light. Refraction phenomena. No doubt बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों ने, हर बच्चे ने अपनी 10th क्लास के करिकुलम में, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सबने ये चीज पढ़ी हुई है. बट इस +2 क्लास में फिर रिफ्रैक्शन का डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा वास्ट कंटेंट है ये यहां पर +2 क्लास में. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेस, जिसमें हमने लेंसेज के बारे में, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, स्फीयर, वो चीजें सारी पढ़नी है. ठीक है, तो क्या आपने बहुत कॉमन चीज ये देखी? सबने देखी. राइट, क्या ये पेंसिल मुड़ी हुई नजर आ रही है, टिल्टेड, या कह लो आपको नजर आ रही है ये टूट गई है यहां से. वाटर इन द बीकर एंड द पेंसिल गेट्स टिल्टेड. ये कौन सा फिनोमिना हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या आपने देखा? जब लाइट इस ग्लास स्लैब से पास होगी, एयर से ग्लास स्लैब में एंटर होगी, तो आपने ऑब्जर्व किया कि लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है. 10th में एक छोटी सी इलस्ट्रेशन थी कि इसकी ग्लास स्लैब के पास होते हुए रे डायग्राम्स की एक्टिविटी करो. हर किसी बच्चे ने की होती है. ड्राइंग पेन से पिन्स लगा के आपने उनको बेंड करके ऑब्जर्व किया, रे डायग्राम ड्रा करके. ठीक है, पता चली बात आपको? क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि whenever the light passes through this glass sphere, ये ग्लास स्फीयर में जब लाइट जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है. इन सारी चीजों का जवाब कौन देता है? कंसेप्ट एक ही. कौन सा कंसेप्ट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कौन सा कंसेप्ट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की पहले तो आपको वेरी बेसिक चीज पता होनी चाहिए. हर किसी को पता है यार, पता है. आज तो इंट्रोडक्शन ही रहेगी टॉपिक की. क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ bending of light when it passes
from one medium to the other medium with different optical density. ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। द मीडियम in which light travels slowly लाइट स्लो चले, स्लोअर चले, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। आपने सिंपल डेंसर रेयरर सुना है, वर्ड याद रखना, ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकली रेयरर होता है, लाइट के साथ रिलेटेड है। ओके, छोटी बेसिक रेफरेंसेस दिखाता हूं। What refraction of light is? It's simply the bending of light when it travels from one medium to another. The question I left you with was, why does light change its direction after entering another medium at an angle? Let's discuss that in detail. The change in direction of light occurs Light because of the change in the speed of ऐसे light आना in था। that medium. When light enters another medium, इस there is medium a में। change in its speed. हर किसी बच्चे ने ये चीज पढ़ी हुई है, राइट? Depending on the medium. Note that when we say that the speed will increase, it does not mean that the speed will be greater than this value, which is the speed of light in vacuum. When the light is entering into the glass at an angle, it travels at a lesser speed than in air, and when it goes from glass to air, its speed increases. मीडियम में, Because of this change in air speed, में। that the direction of light changes. But what if the light is entering perpendicular to the surface of the glass? Will its speed change? Yes, its speed will change. However, it does not bend this time. Yes, the refracted ray propagates in the same direction as the incident ray. Talking about the case when light enters at an angle, there is one loop in the same. ये चेक करिए, जब लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करती है नॉर्मली, यहीं से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट होगा, लिखाऊंगा मैं, डिक्टेट करूंगा। अंडर व्हाट कंडीशन देयर वुड बी नो रिफ्रैक्शन, लाइट कब बेंड नहीं होगी? नॉर्मल इंसिडेंस हो, जब लाइट की इंसिडेंस क्या हो? नॉर्मल, देयर वुड बी नो बेंडिंग ऑफ द लाइट, सीधी जाएगी। एक और कंडीशन होती है, बनाएंगे, अब ये एक चीज बदली, बट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड चेंजेस, देन अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर इट अटेन्स इट्स प्रीवियस स्पीड। Direction as the incident ray. Talking about the case when light enters at an angle, there is one more observation that we can make. Observe this part of the refraction. Observe the incident and refracted rays. We notice that the refracted ray is more towards the normal than the incident ray. When the light rays enter the glass from air, it bends, and it bends towards the normal. जब लाइट एयर से ग्लास में आई, एयर से ग्लास में
this is optically rarer, this is optically denser. जब लाइट एयर से ग्लास में आई तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया आपने? जाना था ऐसे, लाइट मुड़ गई ऐसे, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. वापस जब वो जाती है ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर, इट बेंड्स ऐसे जा रही थी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एक बात. दूसरी बात, एयर, ग्लास, एयर, ये डायरेक्शन है रे की, ये और ये आपस में पैरेलल रहती हैं. ये इधर देखिए, ये और ये आपस में पैरेलल रहेंगी. इनमें इधर एयर है, इधर एयर है. ये एयर की जो डायरेक्शन है लाइट की, वापस एयर में आने के बाद ये रहेगी पैरेलल, बट ये अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई. क्या कहते हैं इसको? हां जी सना, क्या कहते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट करेंगे कैलकुलेट. एयर से ग्लास, ग्लास से वापस एयर. ओके. And from this refraction, we can see that when the light ray again enters the air, it bends away from the normal. So we can say that when the light travels from an optically rarer medium to an optically denser medium, it bends towards the normal. And when the light travels from an optically denser medium to an optically rarer medium, it bends away from the normal. What do we mean by optically rarer and denser mediums, by the way? An optical medium is a medium through which light can propagate. Since both air and glass are transparent, light can pass through them. So, both of them are optical mediums. ऑप्टिकल मीडियम, पता चली बात? And denser. If the refractive medium is optically rarer compared to the incident medium, then the speed of light in it will be greater. And when the refractive medium is optically denser compared to the incident medium, the speed of light in it. नोट करने वाली बात है ये. Note that in both cases, we are now comparing the speed of light with the speed of light in the incident medium. So, what do we understand by this? How can we summarize it? When light is traveling from an optically rarer medium to an optically denser medium, its speed will decrease and it will bend towards the normal. ये याद करने वाली बात. Thus, when the light is traveling from an optically denser medium to an optically rarer medium, its speed will increase and it will bend away from the normal. ये याद करने वाली बात है. Whenever the light propagates from optically rarer to optically denser, its speed decreases, and further it bends towards the normal. When it enters from optically denser to rarer, then speed increases. इंक्रीज पर मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में है? एयर में या वैक्यूम में? राइट कितने? 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Okay, it bends away from the normal. It bends away from the normal. क्लियर हुई बात? ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, नोट कर लीजिए ये पॉइंट. स्पीड डिक्रीजेस, बेंड्स टुवर्ड्स. ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर, स्पीड इंक्रीजेस, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सारा चैप्टर इसी के दौरान दौड़ेगा. Now that this is clear, I want you to understand another concept. Now, instead of a glass slab, we have water, and also suppose that the ray of light is incident in the same direction. We can see that this angle is the same in both the cases. So, will the refracted ray in this case travel in this direction only? In other words, will the angle of refraction be the same
अब ये देखो, एक कॉम्बिनेशन लिया एयर और ग्लास का। जो पहला टॉपिक है ना ये रिफ्रैक्शन का, ये सारा इसी पे ही बेस्ड है। पहला थीम ही ये है, 2-3 लेक्चर्स रहेंगे सिर्फ थीम इसी पे ही। बड़े अच्छे पॉइंट्स क्लियर करने हैं आपको। ये 10th क्लास नहीं है कि एक बात पढ़ ली ओके जी ये ला है, नो। ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये वाटर है। दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? सेम। क्वेश्चन ये है क्या दोनों में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम होगा? हाँ जी, सेम होगा? नहीं, कहते नहीं सर, बड़े बच्चों को पता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होगा। In both cases? No, the angle of refraction will be different in this case. In fact, the angle of refraction here is greater than the previous one. So what can we infer? We can say that the refraction of a light ray depends on the material medium on which light is incident. Yes, light rays will be refracted by different amounts in different materials. But wait, I have a couple of questions for you. Talking about the case when light enters at an angle, how does the change in speed result in the change in direction of light? And why does this perpendicular ray not change its direction after refraction? I know you must be curious to know the answers. सोचो इनके बातें, आंसर सोचो इनके। ठीक है, पता चला अब आपको रिफ्रैक्शन का बेसिक, वेरी बेसिक कंटेंट क्लियर हुआ। अब एक चीज और दिखाता हूं। Which the light which is incident obliquely bends at the boundary of the two media. We also said that the bending of light in the medium is caused by the change in its speed. When light is traveling from an optically rarer medium to an optically denser medium, its speed decreases and it bends towards the normal. When the light is traveling from an optically denser medium to an optically rarer medium, its speed increases and it bends away from the normal. In the figure, the case above is from optically rarer to denser, and the case below is optically denser to rarer. But how does the change in speed result in the change of direction of light? I did mention in my previous video that we will understand this with the help of an analogy. For the next few minutes, just forget everything I told you about anything related to light and just concentrate on what I'm about to show you. Here's a shopping cart which has rotating wheels. Say I want to move this shopping cart from the road to the grass. Obviously, I will push it or apply a force on it. Assume that I will apply a constant force throughout its journey. Let us see what happens when I start to move from concrete road to the grass. What did you notice? कुछ ऑब्जर्व होगा? As the cart entered the grass surface, their speed reduced. The cart traveled at a much lower speed on grass than on the concrete road. And the reason for slower speed is rather obvious. The grass offers more resistance to the motion of the cart than the concrete road. Here, we can consider the concrete road and grass as two different media through which the cart is moving. Media. Note that the direction of the cart is same in both the media. We can think about light in the same way. Something similar happens when the light is traveling perpendicular from an optically rarer to an optically denser medium. Direction same. Denser medium offers resistance to the flow of light and hence its speed reduces. मैथमेटिकली भी आएगा, Its direction does not theoretically, change. conceptually. Let's get back to our cart example. What will happen if the cart enters the grassy surface at an angle? Let us see that. This is how it would look. देखा? Now let's take the cart back to the original position on the road. And we will look at the movement very slowly. As the cart approaches the grass surface at an angle, its right wheel will enter first. And as it enters here, it will slow down. At that time, the adjacent wheel is still on the concrete road and is hence moving with the same original speed. So the wheel on the grass surface will move slower than the other wheels for some time. But let's focus on the two front wheels.
both the wheels are moving with different speeds. As the force applied is constant, what this will do is slightly turn the cart towards the right. The cart will change its direction and continue moving in that direction afterwards. So the direction changed. Now let me draw a normal to the surface now. We can see that the cart has taken a turn towards the normal. If the surface wouldn't have changed, the cart would have continued to move in this direction. Same. But because the surface changed, the direction of movement of the cart also changed. Why am I telling you all this? It's because one can think of bending of light in the same way. When light is obliquely incident on the surface of an optically denser medium, its speed decreases and it bends towards the normal. Part of the beam that enters optical medium first slows down, making the entire beam to change the direction towards the normal. Now let me ask you a question. How will the direction of light change when it enters an optically denser medium to an optically rarer medium? Will it move towards or away from the normal? To answer this question, let's switch back to the cart example. This time, the cart is here on the grass and it's being pushed towards the concrete patch. What will happen here? This is how the direction of the movement of the cart will change. Why? Let's see the animation slowly. As the cart begins its movement, the right wheel will reach the boundary first, and after entering the concrete patch, its speed will change. Will it increase or decrease? Increase. It will increase. It's because the friction is lesser on the concrete road. So now, this wheel will move with greater speed, but its adjacent companion Yes, slow speed, ye greater speed. So the change in their relative speeds will turn the cart towards this direction. If I draw a normal, you can clearly see that it's moving away from the normal. ये देखा? बहुत छोटी इलस्ट्रेशन है आपको कि ये क्लास में हमें ये इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं सर आप +2 क्लास है और ये छोटी सी इलस्ट्रेशन बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कई बच्चों ने आप में से बैठे कई बच्चों ने ये इलस्ट्रेशन देखी ही नहीं होनी रीजन ही नहीं जजमेंट होनी प्रैक्टिकल रीजन ही नहीं पता बस क्रैमिंग की है कि लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है बेंड करती है इधर या उधर है ना दिस इज द टेक्निकलिटी लाइट आनी थी ऐसे लाइट चलेगी ऐसे दिस पार्ट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेंसर रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इस सारे फिनोमिना को कौन सी टर्म एक्सप्लेन करती है आज हमें उस टर्म के बारे में ही सीखना है आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना कंटेंट लेक्चर जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है कि वो क्या है हमने आज पढ़ना है मेन एक पैरामीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब न्यूमेरिकल्स में RI लिखा होता है सिंबल म्यू और n ये म्यू है ये u नहीं है जिनको u साथ कंफ्यूजन होगी वो n कर लें जिसको प्रॉपर लिखना आता है वो म्यू के साथ कर लें पॉइंट ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो क्या है पहले इसके बारे में लिखिए write down it is a particular constant it is a particular constant which explains how the medium affects
the velocity of light entering in it. Velocity of light entering in it. If the velocity of light becomes lesser then refractive index would be more, and vice versa. Any optical medium having more value of refractive index is called optically denser medium, and having lesser value is called optically rarer medium. दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum over speed of light in medium. आपको बचपन से ये एक चीज पता है कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर और वैक्यूम। कितनी वैल्यू? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फिर म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें, मैक्सवेल ने जो दिया था, ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ एयर। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। और वेलोसिटी इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? v की वैल्यू क्या होती है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n इक्वल टू c की वैल्यू, v की वैल्यू, तो ये आ जाता है
की वैल्यू का एक्सप्रेशन बनता है। आप रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ा आपने, बिल्कुल नए एक्सप्रेशंस किसी ने 10th तक नहीं पढ़े होते। इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की इन एयर वेलोसिटी क्या होगी c, therefore n c by c is 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना, 1। अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, हम वो भी लेते हैं 1। पर एक टिप बताऊं, वैक्यूम का और एयर का माइनर सा फर्क होता है, 1.001 1.003, ठीक है, पक्का ये बात। पर हम दोनों का न्यूमेरिकली कई बार 1 ही लेते हैं। एक आधा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद केयरफुल ऑब्जर्वेशन एयर से वैक्यूम, तो फिर वहां पर चेंजेस ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। साथ में लिखो फॉर एवरी अदर मीडियम mu greater than 1, mu greater than 1, mu greater than 1, this part, okay। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हमने एयर से मीडियम में लाइट को भेजा, एयर से पानी में, एयर से ग्लास में, एयर से ऑयल में एंड सो ऑन, ठीक है। अब जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए, मतलब लाइट जो है वो एयर से ना आए, मान लीजिए लाइट आए ग्लास से पानी में, डायमंड से ग्लास में, ऑयल से ग्लास में, उसमें कोई एयर नहीं है, क्या है, दो अलग मीडियम, तो फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, relative refractive index। क्या डिफाइन करोगे relative refractive index, whenever light passes from one medium to the other medium, तब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको क्या बोलोगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, सेकेंड मीडियम। ये क्या होता है, μ21 का मतलब μ2 बाय μ1, C बाय V2, C बाय V1, V1 बाय V2। फिर से चेक कर लीजिए, फिर से देखिए, यहां लिखता हूं μ12 μ1 बाय μ2, C बाय V1, C बाय V2। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। ये हो म्यू जी म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, velocity in air by velocity in glass, velocity in air by velocity in water. So this would be what, मान लीजिए ये हो, ये क्या होगा, आराम से समझिए, एक रटेना लगाना, वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन ग्लास, क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1 इक्वल टू V1 बाय V2। लाइट के साथ रिलेटेड तीन चीजें होती हैं, ये μ1, ये μ2, लाइट आई, मान लो ऐसे मुड़ गई, तो तीन बातें होती हैं, V इक्वल टू एफ लैम्डा, V क्या है, वेलोसिटी, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, याद रखना हमेशा, फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब चेंजिंग पैरामीटर्स कौन से हैं, कौन से, वेलोसिटी एज वेल एज, अभी बता दिया वेलोसिटी कैसे कम होती है, दिखा दिया आपको, वेलोसिटी चेंज होगी। टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेवलेंथ को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं V इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ सेम है, वेलोसिटी कम हो गई, तो फिर तो एफ भी कम हो जाएगी। पर इफ आई से कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमें रीजन पता है, एफ चेंज ना हो तो लैम्डा को भी वैसे ही चेंज होना पड़ेगा कि नहीं चेंज होना पड़ेगा, हाँ जी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो, ताकि फ्रीक्वेंसी क्या रहे, फ्रीक्वेंसी क्या रहे, सेम रहे। अगर फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है तो फिर वेवलेंथ को उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। इट मींस दिस इज व्हाट, देखो हाँ जी, तो फिर ये क्या बनेगा, याद रखने वाली V1 को एफ लैम्डा 1, V2 को एफ लैम्डा 2, एफ कट जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये चीज आपने याद, छोटी चीज है
बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी तरह का? दो तरह का। कौन सी दो तरह का? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब आपने एयर और मीडियम को कंपेयर करना है, और दूसरा कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब आपने क्या दो अलग अलग मीडियास को कंपेयर करना है। ज्यादातर जो मीडियम्स इंट्रोड्यूस होते हैं वो लिख दूं मैं आपके लिए, ये मैंने यूज ही किए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना? 3/2। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना? ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3 और 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना? 2.4, 12/5 होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन 1.6 होता है अप्रोक्सीमेटली, दिया होगा ये, आपने याद जो रखने हैं ये तीन। और एक टेक्निकली बात बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो 9/8 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। चेक कराऊं आपको? एक सेकंड सुनो। ये देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बताइए पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, उसका भी बेसिक, अभी तो वेरी बेसिक बात छेड़ी हमने। दो कैटेगरीज, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। क्लियर हुआ? नोट डाउन करिए सारी बातें। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करिए नोट। Laws of refraction. मान लीजिए इस इंटरफेस पे मैंने ये नॉर्मल ड्रा किया, लाइट आई, लाइट का पाथ था ऐसे, ठीक है। लाइट आ रही है ऐसे, लाइट इधर मुड़ जाती। रेयर से जब डेंसर आएगी तो आपने क्या सीखा? जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। bends towards normal।
और अगर ये वापस ऐसे जाए डेंसर से रेयर ऐसे जाए तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो लॉज है। पहला लॉ ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। ठीक है। अब आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था? ये तो सेम ही था। और दूसरा लॉ क्या था? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखा गया 30 डिग्री पे लाइट आई, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो। प्रैक्टिकली भी प्रूफ हुआ था लाइट जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे ही चले जाती है। अब इसके बारे में बड़ा कुछ सोचा गया। कैसे? कि मान लीजिए इस इंटरफेस पे लाइट आई I1, बेंड हुई R1, फिर इसी इंटरफेस पे लाइट का एंगल ऐसे I2, ठीक है, I2, और लाइट ऐसे बेंड हुई, ये क्या R2। अलग अलग एंगल करके चेक किया गया, लाइट का ऐसे एंगल I3, ये क्या R3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रैक्टिकली अलग अलग वाइज चेक किया गया कि यार ये क्या चीज आनी चाहिए, कैसे लॉ बनना चाहिए। तो स्नेल ने एक्चुअली एडजस्ट की बात कि फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया sin I1 by sin R1, sin I2 by sin R2, sin I3 by sin R3, ये एक कांस्टेंट है। यानी कि लॉ क्या बना? sin I by sin R is कांस्टेंट। इस लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये कांस्टेंट क्या है? यहां पर मान लो μ1, यहां पर मान लो μ2, तो फिर ये कांस्टेंट क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि याद क्या रखना है? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। दो बातें हैं याद रखने की, इधर सुनो। μ1 I1, μ1 I1, μ2 I2 R, μ2 के साथ R वाले के साथ μ2, I वाले के साथ μ1। या दूसरी बात, सिंपल भाषा मेरी सीखनी भाषा, साइन I बाय साइन R पक्का याद रख छोड़ो, साइन I बाय साइन R पक्का याद रख छोड़ो। अगर μ1 से μ2 जाए, μ1 से μ2, इनिशियल मीडियम μ1, फाइनल μ2, फाइनल बाय इनिशियल करना है, पक्का याद रख छोड़ो। मैं यहां बोलता हूं, या देखो, ये लाइट आई, ये μ1, ये μ2, जाना था ऐसे, गई ऐसे। इसके लिए क्या करोगे? साइन I बाय साइन R
μ2 बाय μ1। दूसरी बात, लाइट आई गई ऐसे, दिस इज μ1, दिस इज μ2। फिर साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ1 बाय μ2। इनिशियल मीडियम कौन सा μ1, फाइनल कौन सा μ2, इनिशियल कौन सा μ2, फाइनल कौन सा μ1, फाइनल बाय इनिशियल, कभी ना बोलना। एक और चीज बताऊं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, अरे टेक्निकली साइन आई बाय साइन आर, साइन दिस थिंग, ठीक है, ये मैंने आई लिया, दिस इज आर लिया, तो ये क्या चीज हुई, μ2 बाय μ1, तो ये साइन आई बाय साइन आर, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आई ले लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आर, ये आई, ये आर, ये मैं आई ले रहा हूं, कई बच्चे इसमें आर लेते हैं, आर लेते हैं, ये एंगल को आर ले लेते हैं, तो फिर रिवर्ट, मान लो आपको लाइट इधर से इधर गई, ये आई आर हो गया इंसिडेंस एंगल, फिर आर हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना करना, मतलब आप इसको सोच के यहां पर आप साइन आई बाय साइन आर को क्या लिखोगे, μ21, और यहां पर आप क्या लिखोगे, साइन आई बाय साइन आर μ12। दोनों बातों से कंफ्यूजन क्रिएट ना करना, पक्का पता चल गया। Snell's law of refraction, sin I by sin R is always a constant. What is that constant? What is that constant? That constant is relative refractive index. अब आपसे कोई पूछे under what condition there would be no refraction? No refraction की condition, नंबर 1, इंटरफेस पे लाइट स्ट्राइक करें नॉर्मली, अगर I1 जीरो होगा, I1 जीरो होगा तो ऑब्वियसली R1 भी क्या होगा, जीरो, वो सीधी चलेगी। इट मींस फॉर नो रिफ्रैक्शन लाइट मस्ट स्ट्राइक नॉर्मली। एंड नंबर 2, मान लीजिए ये इंटरफेस है, लाइट ऐसे सीधी चलेगी, ये कब होगा, जब when refractive index on both sides of interface is same. Refractive index on both sides of the interface क्या हो, same, तो ये चीज होनी। इसका मतलब दो conditions for no refraction. Number 1, light must strike normally, and number 2, the interface on both sides of the medium, ये इंटरफेस के दोनों साइड्स पे जो मीडियम है वो क्या होने चाहिए, सेम, तो फिर लाइट सीधी जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता चला अब आपको, क्या, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर ये एयर से मीडियम में एंटर होता है, एयर से मीडियम में, तो क्या बोलोगे,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात को सुनना जरा, ये मैंने ड्रा किया यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, ये होगा इधर को μ1 μ2, इंसिडेंट रे I और ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर अप्रोच में आपके पास ये लॉ जो है, ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, यही है ना? हाँ जी, μ1 sin I इक्वल टू क्या, μ2 sin R। अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली चीज देखो, ये है इंसिडेंट लाइट, इसका यूनिट वेक्टर ये होगा और इसका यूनिट वेक्टर ये होगा। आई कैप क्रॉस एन कैप, 1 1 साइन आई, डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड्स, और आप कह सकते हो अपवर्ड्स। ठीक है, ये किधर है, माइनस एन कैप, माइनस एन कैप क्रॉस आर कैप, इसको मैं लिख सकता हूं आर कैप क्रॉस एन कैप, उल्टा करके। कौन सी प्रॉपर्टी, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, 1 1 साइन आर, इनमें एंगल आर, डायरेक्शन किधर है दी, वही आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स। इसका मतलब साइन आई की जगह क्या लिखा जा सकता है और साइन आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो फिर स्नेल्स लॉ क्या बन गया, μ1 आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू μ2 आर कैप क्रॉस एन कैप। ये वेक्टर फॉर्म है स्नेल्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ कोई पूछे तो आपको लिखना है, आपके न्यूमेरिकल आते थे जो वेक्टोरियली, रिफ्लेक्शन में भी किए थे हमने कई, μ1 आई क्रॉस एन, μ2 आर क्रॉस एन, आर क्रॉस एन यूनिट वेक्टर उसके अकॉर्डिंग आर रिफ्लेक्टेड रे की तरफ, एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग दिस थिंग। पता चला? हाँ जी, स्नेल्स लॉ क्या हेडिंग डलेगी इसकी, स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये चीज। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको रिफ्रैक्शन का लॉ जो है वो क्लियर हो गया कि लाइट कैसे बेंड होती। ओके, लाइट कैसे बेंड होगी, when it enters from rarer to denser it bends towards normal,
When it enters from denser to rarer, it bends away from the normal, away from the normal. ओके जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बच्चा सा क्वेश्चन लेता हूं कि ये लाइट है, सिक्सटी डिग्री पे एंटर हुई, ठीक है, और इसने ऐसे जाना था, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ये एयर है, तो वो पूछता है बाय व्हाट एंगल द लाइट गेट्स डेविएटेड। तो लाइट ऐसे मुड़ गई, ये एंगल आर, तो क्या होगा 1 sin 60 √3 sin r, ठीक है। दिस थिंग sin 60 कितना √3/2 √3 sin r, √3 कट गया, तो sin r किसके इक्वल आ गया 1/2, therefore r इक्वल टू किसके आ गया 30 डिग्री। जाना था ऐसे, अब ऐसे, जो जाना था वो 60 डिग्री के एंगल पे जाना था, मुड़ गई वो 30 डिग्री, तो डेविएशन क्या हुई, क्या हुई डेविएशन, डेल्टा 60 - 30 विच इज 30। बड़ा छोटू सा क्वेश्चन, समझे बात को। फिर से सुनो, एक और अच्छी सी रिलेशन देता हूं। मान लीजिए ये लाइट आई, नॉर्मल, बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन, ये एंगल आई, लाइट ने जाना था ऐसे, लाइट मुड़ गई, ये एंगल आर, यहां पर नॉर्मल, ये एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइट ने जाना था ऐसे, लाइट कैसे जाएगी, ये एंगल ई मतलब इमर्जेंस ले लें हम, इंसिडेंस, इमर्जेंस, रिफ्रैक्टेड। अब मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम फिर 1 आ गया, ठीक है। सपोज ये ग्लास स्लैब है, ये मैं यहां पर ग्लास स्लैब रख रहा हूं, लाइट एयर से ग्लास में आई, फिर वापस ग्लास से एयर में गई, तो क्या होगा, इस फेस पे लगाएं, इस P1 पॉइंट पे, ये P2 पॉइंट, P1 पे लगाएं, क्या होगा sin i बाय sin r इक्वल टू μ2 बाय μ1। इस पे लगाएं P2 पे, क्या होगा sin r बाय sin e इक्वल टू क्या μ1 बाय μ2। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, sin i बाय sin r, sin r बाय sin i e μ2 बाय μ1 इंटू μ1 बाय μ2
साइन आई बाय साइन ई, इसका मतलब साइन आई बाय इक्वल टू क्या, इसका मतलब जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है ये है इसकी इंसिडेंट और ये है इसकी इमर्जेंस, ये दोनों आपस में क्या रहती हैं, पैरेलल। इंसिडेंस और इमर्जेंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। एयर से एंटर हुई, एयर में वापस लीव की, तो क्या ये रहेंगी पैरेलल, पर ये कुछ गैप रहेगा, हम वो भी निकाल लेंगे। व्हाट इज दिस गैप नोन एज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आइडिया पता चला बच्चों, पक्का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशंस कैसे अप्लाई करनी है, कुछ जजमेंट हुई है आपको, श्योर। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो बड़ी इजीली निकाली जा सकती है, जस्ट अभी आप वेट करें। तो आज ये मैंने आपको क्या चीज सिखाई है, बेसिक, वेरी बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है। अभी 2-3 दिन ये हमने इसी टॉपिक के ऊपर कुछ नए नए पॉइंट्स पढ़ने हैं। छोटे लेवल में आपने वो चीजें सुनी हुई हैं, बट आई नो इतनी अच्छी से क्लियरिटी से ये अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो इसलिए इस लेक्चर को आज पहले इतना इंट्रोडक्टरी लेक्चर खुद लिखिए, बड़ी सारी बातें खुद लिखने वाली हैं आपकी वीडियो देख के। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देख के फिर अपने नोट्स कंपाइल अप कीजिए और मुझे शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।